लीजिए मोहन ने सुरेश का मर्डर कर दिया। मोहन ने मर्डर कर दिया सुरेश का, है ना। तो ये मान लो डेट ऑफ ऑफेंस हुआ, इस तारीख को अपराध हुआ, डेट ऑफ ऑफेंस। इमीडिएटली फिर क्या होगा, कोई ना कोई इन्फॉर्मेंट या फिर कोई रिलेटिव, कोई भी पुलिस थाने में जाके या फिर पुलिस खुद सूचना की इन्फॉर्मेशन लेके मौका पे पहुंचेगी और एफआईआर लॉन्च करेगी। फिर उसके बाद तो यहाँ मान लो एफआईआर लॉन्च हो गई, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लॉन्च हो गई। और भी तरीके हैं, कंप्लेंट केस में भी आप जान सकते हो, पर मान लीजिए पुलिस रिपोर्ट लॉन्च हो गई, यहाँ पे एफआईआर हो गई। अब पुलिस को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, है ना। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने करी, लोगों को बुलाया, यहाँ अरेस्ट कर दिया कुछ लोगों को, यहाँ पे कुछ लोगों को थाने में बुला लिया, फिर उनके रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस करवा दिए, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिए। अल्टीमेटली फिर यहाँ पे क्या किया उन्होंने, पुलिस रिपोर्ट या फिर चालान जिसे आप कहते हैं या चार्जशीट आप जिसे कहते हैं, वो सबमिट करी जज को, है ना। फिर उसके बाद जज ने अपराध का संज्ञान लिया, यहाँ पे इशू ऑफ प्रोसेस हो गई जो कि पहले 204 थी, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे सारे एविडेंसेस लिए गए, मतलब चार्ज फ्रेमिंग हुई, चार्ज फ्रेमिंग के बाद यहाँ एविडेंसेस लिए गए, यहाँ हियरिंग कंक्लूड हुई, यहाँ पे जजमेंट दे दिया गया। इस तरीके से आपका पूरी प्रोसेस होती है। अब इस पूरी प्रोसेस में जब तक आपकी चार्जशीट फाइल नहीं हो रही तब तक तो पुलिस का मेन रोल है, पुलिस ही पूरी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराती है। तो उस इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराने के कुछ रूल्स हैं जो कि कहाँ दिए गए हैं, आपकी बीएनएसएस में दिए गए हैं। तो पुलिस को उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इंक्वायरी करने का पावर है सिर्फ कोर्ट या मजिस्ट्रेट का, इंक्वायरी करने का पावर सिर्फ इनका है। तो इंक्वायरी करने के लिए भी कुछ रूल्स और प्रोसीजर हैं, वो भी आपके कहाँ दिए गए हैं, बीएनएसएस में दिए गए हैं। आपका ट्रायल कैसे शुरू होगा, कॉग्निजेंस कौन लेगा, कितना पनिश वो कर सकते हैं, कैसे वो पनिश कर सकते हैं, बेल हियरिंग कैसे होगी, एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस कैसे होगा, ये सारे रूल्स कहाँ गवर्न कर रहे हैं, आपके बीएनएसएस में कर रहे हैं। तो पूरा जो प्रोसीजर है जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम में, अल्टीमेटली जब आप एक अक्यूज्ड को सजा देते हैं तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग व्हेन द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू द अथॉरिटीज टिल द टाइम द सेंटेंस इज एक्सिक्यूटेड, जितनी भी प्रोसेस हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, उन सबको जो गवर्न करता है वो है आपका प्रोसीजरल लॉ। क्रिमिनल लॉ में वो हो गया बीएनएसएस, सिविल लॉ में वो हो गया सीपीसी। तो बीएनएसएस आपकी कोर्ट प्रैक्टिस लिटिगेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। लेट्स डाइव इनटू द सब्जेक्ट। अपन सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट शुरू करने से पहले इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द इंडेक्स। एक बार आप इंडेक्स पढ़ लेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडेक्स में चीज़ें किसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। सब्सिक्वेंटली फिर अपन बेयर एक्ट में डीप डाइव करेंगे। आपका भी यही काम है, जितने भी एआईबी के एस्पिरेंट हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ने के आप डेली एक चक्कर लगाएंगे इंडेक्स का। इंडेक्स घूमना वैसा ही हो गया कि आप मोटरसाइकिल से शहर घूम रहे हैं, तो शहर की बड़ी बड़ी गलियां आपने देख ली, मेन चौराहे आपने देख लिए, आपने शहर का डिवीज़न देख लिया कि शहर बटा हुआ कैसे है ना। रेसिडेंशियल कॉलोनी कहाँ है, इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ है, पॉश कॉलोनी कहाँ है, खाने पीने की जगह कहाँ है, स्टेडियम कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है, ये सब चीज़ें आप देखोगे एक शहर में मोटरसाइकिल पे घूमते हुए दूर दूर से। आपका दोस्त पीछे होगा, वो आपको बताता जाएगा यहाँ ये है, यहाँ ये है। वैसे ही इंडेक्स है। इंडेक्स में क्या है, जो भी बेयर एक्ट के लिए ज़रूरी सेक्शंस हैं उनको किस हायरार्की में, किस सीक्वेंस में जमाना है, ये काम करता है इंडेक्स। इंडेक्स एक तरीके की डिज़ाइन है, मैप है, जिससे आप लेजिस्लेचर के दिमाग तक पहुंच सकते हैं कि लेजिस्लेचर ने अगर सेक्शन 8 इस चीज़ को दिया और सेक्शन 9 इस चीज़ को दिया है तो क्यों दिया है, इन्होंने 9 को 8 क्यों नहीं बनाया और 8 को 9 क्यों नहीं बनाया। अगर उन्होंने चैप्टर 13 इन्वेस्टिगेशन बाद में लिखा है और चैप्टर 12 प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस को पहले लिखा है तो क्यों लिखा है। ये सब सवाल जब आप इंडेक्स पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इन्होंने
अच्छा, इस बेयर एक्ट को इस तरीके से जमाया है। ठीक है, चलिए आप सबसे पहले अपन इंडेक्स पढ़ते हैं। इंडेक्स के बारे में जो जरूरी बातें थी वो हमारे चैनल, जिस चैनल पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी चैनल पे पढ़ा है, इंट्रोडक्शन टू बेयर एक्ट्स। वो वीडियो ज़रूर देखें, उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके मतलब की दे रखी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस हैं। ठीक है, यहाँ से आपका इंडेक्स शुरू हो रहा है। सबसे पहले इंडेक्स में बात करिए प्रीलिमिनरी। हर बेयर एक्ट में शुरुआत में यही प्रीलिमिनरी होता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल का मतलब नेम ऑफ द बेयर एक्ट, यहाँ पे क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। एक्सटेंट का मतलब उसका होता है क्षेत्राधिकार या विस्तार, कहाँ तक ये विस्तार करा, तो होल ऑफ इंडिया हो गया। और कमेंसमेंट का मतलब होता है कि कब से ये बेयर एक्ट फोर्स में आएगा। जो एनफोर्समेंट डेट और एनेक्टमेंट डेट में डिफरेंस है वो भी मैंने, ये जो आपका इंट्रोडक्शन टू बेयर एक्ट वाली वीडियो है, मैं आपको 1 मिनट में दिखा देता हूँ, उस वीडियो में पढ़ा हुआ है। ये जैसे आप लाइव पे जाएंगे, लाइव पे इंट्रोडक्शन टू बेयर एक्ट की टर्म्स एंड इंटरप्रिटेशन AIB 20, अभी मैंने इसे पोस्ट किया है, तो इस पे आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब फिर उसके बाद डेफिनेशंस होते हैं। डेफिनेशन भी सब में सेम होते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस, स्टाइल ऑफ ऑफेंसेस और सेविंग। सेविंग बेसिकली सेविंग क्लॉज है, ये भी इसके बारे में भी मैंने उसी वीडियो में डिस्कस कर रखा है। उसके बाद आते हैं चैप्टर 2 पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड। अब देखिए, आपको जस्टिस डिस्पेंसेशन करना है तो सबसे पहले आपको कोर्ट्स एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे। कोर्ट्स हैं पिविटल, पिविट हैं, उसके अराउंड ही पूरा जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम घूम रहा है। आपका जो जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म है उसमें बीच में बैठा हुआ है जज। तो जज जो है, जज इंस्ट्रूमेंटल है जस्टिस देने में। तो सबसे पहले आपको जजेस की ज़रूरत पड़ेगी, कोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे अल्टीमेटली मुकदमे दायर किए जा सकें। तो सबसे पहला काम इन्होंने किया चैप्टर नंबर 2 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड देयर ऑफिसर्स बना दिए। यहाँ पे टाइप ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स बताए, उनको एस्टैब्लिश करवाया, उनका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन बताया, साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाए, उनका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन बताया और उनका पूरा सिस्टम इन्होंने यहाँ पे समझा दिया। उसके बाद अपन आते हैं पावर ऑफ कोर्ट पे। अब ये जो कोर्ट बनाए गए थे, ये अल्टीमेटली किन अपराधों के लिए सजा कितनी दे सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बता दी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको चलेगा, अब आपको ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की, अब आपको मिसलेनियस चीज़ें यहाँ पे डाल दी हैं, इनका कोई सीक्वेंसिंग नहीं है यहाँ पे। अगर आप देखोगे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में, अरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो आप कहीं भी डाल सकते हो, पर उन्होंने यहाँ डाल दिया शुरुआत में ही कि पहले ही मैं राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द अरेस्टेड पर्सन समझा दूँ, पुलिस को तरीका बता दूँ कि आपको इस तरीके से काम करना है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसलिए इसको शुरुआत में डाल दिया। तो सबसे पहले पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस एंड टू द मजिस्ट्रेट्स एंड द पावर एंड द पुलिस, एड टू द मजिस्ट्रेट एंड टू द पुलिस। तो 2 भाग में ये डिवाइड है। सबसे पहला भाग किस बारे में बात कर रहा है, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ द पुलिस। ये बात कर रहा है DSP SP की, है ना। जैसे अपन ने सेक्शन 157 ऑफ द CRPC जब आप पहले पढ़ते थे तो आप इन्फॉर्म करते थे मजिस्ट्रेट पुलिस वालों को 154 के अंदर FIR के अंदर, अगर वो FIR लिखने से मना कर देता था तो 157 में बाई लेटर और पोस्ट आप SP DSP को लिखते हैं कि साहब ये हमारी FIR नहीं लिख रहे हैं, कृपया इन्हें डायरेक्ट करें या फिर आप खुद इन्वेस्टिगेट करें, है ना। उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है। मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है ना, जो आपके SHO साहब हैं या जो IO साहब हैं, इनकी पावर और एक SP की पावर। SP के अंदर कई सारे IO आएंगे, बहुत सारे पुलिस थाने होंगे, बहुत सारे पुलिस थानों के बीच में एक SP होगा। तो वो जो SP है उसकी कंकरेंट पावर है बाकी सबसे। वो चाहे तो किसी भी मामले का अन्वेषण खुद से कर सकता है ना। उसे सुपीरियर ऑफिसर्स की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें डायरेक्ट करेगा इनफैक्ट कि आपको ये इन्वेस्टिगेशन ऐसे करनी है। वो ये भी कह सकता है कि चलो आपके बस की नहीं है, मैं खुद इन्वेस्टिगेट करता हूँ। ठीक है, उसी पावर के बारे में बात करी गई है पहले पोर्शन में, जो आप ये पहला पोर्शन पढ़ रहे हैं। एंड लिखा है फिर उसके बाद, एंड एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। अब ये जो एड वाली बात है, एड किससे मांग रहे हैं, मदद किससे मांग रही है पुलिस, आम जन से, आम जनता से। तो वो कह रही अर्बन पॉपुलेशन तो ठीक है, पर रूरल पॉपुलेशन में अगर अपन जाएंगे तो रूरल एरिया में हर जगह पुलिस थाने नहीं है। वहां पे जिम्मेदारी दे दी है विलेजर्स को, विलेज हेडमैन को या फिर ग्राम सभा के सदस्यों को कि अगर आप कोई भी जुर्म अपराध होते हुए देखें
या किसी भगोड़े व्यक्ति को देखें तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप पुलिस की मदद करें। ठीक है, तो ये दो भागों में डिवाइड है। इसके बाद फिर अपन बात करते हैं अरेस्ट ऑफ पर्सन्स। अब यहाँ पे अल्टीमेटली अपन अरेस्ट पे आ गए। अरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरेस्ट में दो जजमेंट, 3 जजमेंट आपको याद रखनी है। 2 जजमेंट ही आप याद रखें, 2 से ज़्यादा याद मत रखें। एक तो जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जजमेंट है, जोगिंदर कुमार, और एक DK बसु का केस है। इसके बाद ज़्यादातर प्रोविजंस जो आपने पढ़े थे पुरानी वाली CRPC में, सेक्शन 41A से लेकर D तक, या सेक्शन 50A, मान लो जितने भी ये प्रोविजंस थे, ये सब प्रोविजंस इन्हीं DK बसु और जोगिंदर कुमार के जजमेंट के बाद CRPC में अमेंड करके डाले गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अरेस्ट। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपका फंसने वाला है। तो सबसे पहले व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, तो इसमें कंडीशन दी है जहाँ पे पुलिस को वारंट कौन इशू करता है? कोर्ट, है ना। तो कब वारंट इशू करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इससे पहले अपन टॉपिक में आगे बढ़े, मैं कुछ टर्म्स आपको क्लियर कर देता हूँ, की टर्म्स जो आपके काम में आएंगे। शायद आपको अभी तक नहीं पता होंगे, मैं यही अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको पता होगा। जस्ट इन केस आपको अगर नहीं पता है तो ये सारे टर्म्स हैं जो आप समझ लीजिए। किसी भी क्राइम को 3 कैटेगरी में अंडर CRPC या इंडियन पीनल कोड डिवाइड किया गया। किसी भी क्राइम को, तो क्राइम को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन है कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल। अब ये क्या चीज़ है? देखिए, कुछ ऐसे अपराध होते हैं जहाँ पे जो स्टेट है, स्टेट यानी भारतीय सरकार, उन्होंने पुलिस को ये आज़ादी दी है कि वो उसका अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन बिना कोर्ट की परमिशन लिए कर सकते हैं। डायरेक्टली आपके पास FIR हुई, FIR होगी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का मतलब ऐसे जघन्य अपराध, ऐसे ग्रेव अपराध जिनकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस के पास कोई पावर नहीं है इन्वेस्टिगेशन की विदाउट गेटिंग द परमिशन फ्रॉम द कोर्ट। अब इससे कोई सरोकार नहीं है कि वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, वो समन है या वारंट है, उससे कोई मतलब नहीं है। जब भी आपको चेक करना है कि कोई अपराध कॉग्निजेबल है या नहीं है, तो आपको शेड्यूल में जाके चेक करना पड़ेगा। CRPC के पीछे एक शेड्यूल दिया गया है, मैं शेड्यूल भी आपको दिखा देता हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर वी डील विथ एनीथिंग कि आपको ये बेसिक प्रिलिमिनरी चीज़ें क्लियर यहीं के यहीं हो जाएं, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक सेकेंड गाइस। चलिए इसमें दिखा देता हूँ। अब जैसे आप ये देख सकते हैं, शेड्यूल मैंने खोल लिया है। ये देखिए फर्स्ट शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या बातें कर रहे हैं? फर्स्ट शेड्यूल में ये बातें कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस की। शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल का जो इंटरप्रिटेशन है वो भी मैंने आपको डिटेल में इंट्रोडक्शन टू बेयर एक्ट वाली क्लासेस में उसका इंटरप्रिटेशन और सारी बातें आपको शेड्यूल में बता रखी हैं। शेड्यूल बेसिकली क्या होता है? सप्लीमेंट करता है मेन एक्ट को। अब शेड्यूल में आप जाएंगे फर्स्ट शेड्यूल में, तो फर्स्ट शेड्यूल में ऐसी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। सेक्शन नंबर है ना, ऑफेंस, पनिशमेंट, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल नॉन बेलेबल, बाय व्हाट कोड, ट्रायबल। ठीक है, यहाँ एक जो कैटेगरी नहीं दी गई है वो है समन्स केस या वारंट केस है। तो समन्स केस और वारंट केस क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, पहले आप इन कैटेगरी को समझ लें।
अब जैसे अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस है तो उसकी पनिशमेंट बता दी, सेक्शन नंबर बता दिया 49, अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस इफ एक्ट अबेटेड इज कमिटेड, यानी ये पहले क्या था 109 था, है ना। कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल है तो अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस अबेटेड। अब जैसे मान लीजिए मर्डर कर दिया तो उसका अबेटमेंट भी क्या हो गया, कॉग्निजेबल। अगर मर्डर नहीं है, कोई और अपराध है, तो वो नॉन कॉग्निजेबल हो गया। बेलेबल और नॉन बेलेबल बाय व्हाट कोर्ट, ट्राइबल। तो यहाँ पे कॉम्पिटेंसी टू ट्राई दे रखा है। ये क्या कॉन्सेप्ट है ये भी मैं आपको बताऊंगा। कॉम्पिटेंसी टू ट्राई, कॉम्पिटेंसी टू पनिश, ये सब क्या टर्मिनोलॉजी है वो सब मैं आपको बताऊंगा। पर उसके पहले अपन इन टर्म्स से डील कर देते हैं कि कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है, बेलेबल नॉन बेलेबल क्या होता है ना। थोड़ा सा मैं आपको कुछ टॉपिक से रिलेटेड बता देता हूँ, कोई एक स्पेसिफिक सेक्शन बता देता हूँ अबेटमेंट को छोड़ के। जैसे ये एग्जाम्पल है, ये देखिए, अब ये ग्रीवियस ऑफेंसेस हैं, जितने भी ग्रीवियस ऑफेंसेस होंगे उन सब का सेम रहेगा। प्रोक्योरेशन ऑफ द चाइल्ड कॉग्निजेबल, किडनैपिंग कॉग्निजेबल, सेलिंग चाइल्ड कॉग्निजेबल, मर्डर कॉग्निजेबल, मर्डर तो ऑब्वियसली कॉग्निजेबल होगा, मर्डर बाय ग्रुप ऑफ 5 पर्सन्स कॉग्निजेबल, ये मॉब लिंचिंग वाला जो पूरा डाल दिया 103(2) में, है ना। कल्पेबल होमिसाइड कॉग्निजेबल। अब कुछ अपराध होंगे जो सीरियस होने के बाद भी नॉन कॉग्निजेबल हैं, क्योंकि सरकार उन्हें उतना ग्रेव नहीं मानती, जैसे ये नॉन कॉग्निजेबल है। अब ये देखिए, वॉलेंट्री क्रॉसिंग हर्ट, सिंपल हर्ट अगर आप कर रहे हो तो वो नॉन कॉग्निजेबल है। तो इससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि पनिशमेंट से कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल का कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने अपने विवेक अनुसार शेड्यूल में किसी एक जुर्म को परिभाषित किया है आइदर एज कॉग्निजेबल और एज नॉन कॉग्निजेबल। जिन भी केसेस में सरकार बोल रही है कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है या संज्ञेय है, इसका मतलब ये है कि पुलिस वाले को, पुलिस जो है वो विदाउट द अथॉरिटी या विदाउट द वारंट या विदाउट एनीथिंग फ्रॉम द कोर्ट, कोई भी परमिशन लिए बिना इन्वेस्टिगेट कर सकती है उस पर्टिकुलर ऑफेंस को। इसी काम के लिए तो पुलिस है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को रोकना, और कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर हो जाए तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सबमिट करना, है ना। तो ये तो हो गया कॉग्निजेबल ऑफेंस। दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, ये वो ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट तो कर सकती है, पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन तभी करेगी जब उसे परमिशन मिल जाएगी कोर्ट से। तो ये एक कैटेगराइजेशन हो गया। अब अगले कैटेगराइजेशन पे चलते हैं। दूसरा कैटेगराइजेशन क्या है, बेलेबल और नॉन बेलेबल। बेलेबल और नॉन बेलेबल। बेलेबल वो अपराध होते हैं बेलेबल जिनमें आपको बेल एज अ मैटर ऑफ राइट मिलता है। बेल बेसिकली क्या है, बेल बेसिकली जमानत देना है कि आपको मैं आपकी जमानत पे या आप जिसके लिए लाए हैं उसके बॉन्ड भरने पे, उसकी जमानत पे आपको अभी जेल से रिहा कर रहा हूँ, आपको पर अमुक अमुक दिन पे कोर्ट में आके प्रस्तुति देनी है, पुलिस वाले के सामने आके अपनी प्रस्तुति देनी पड़ेगी। यही होता है बेल का कॉन्सेप्ट, कि आपको किसी अपराध के लिए अभियुक्त बनाया गया है, यू आर बीइंग अक्यूज्ड ऑफ सम ऑफेंस एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम अरेस्टिंग यू, एंड सिंस आई हैव अरेस्टेड यू, you will go to the court and you will say कि सर I will abide by whenever you call me I will come, अभी आप मुझे छोड़ दो, मेरी गारंटी ये लोग ले रहे हैं। तो इसे बेल का प्रोसेस कह देते हैं। मतलब आप कस्टडी ऑफ कोर्ट में इनडायरेक्टली तो हो, पर आपकी लिबर्टी भी हैम्पर नहीं हो रही है जब तक आपके खिलाफ जो है कानून सिद्ध नहीं हो रहा, अपराध सिद्ध नहीं हो रहा, तब तक के लिए आपको बाहर घूमने जाने की आज़ादी है, पर आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल यू हैव बीन मेड एन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है। दूसरा तरीका होगा बेलेबल और नॉन बेलेबल। इसका भी कोई पैमाना नहीं है, सरकार ने शेड्यूल में लिख रखा है साफ साफ कि ये ऑफेंस बेलेबल हैं, ये ऑफेंसेस नॉन बेलेबल हैं। ठीक है। हो सकता है कोई 10 साल की सज़ा जिसमें हो, विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, वो बेलेबल हो, और जिसमें 2 साल का अपराध जिसमें 2 साल की मैक्सिमम सज़ा हो वो नॉन बेलेबल हो। आप जब पढ़ेंगे, थरो एनालिसिस करेंगे बेयर एक्ट का शेड्यूल का, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तीसरी कैटेगरी जो इन्होंने बनाई है वो है समन्स केस और वारंट केस। अब इसमें क्लियर डिस्टिंक्शन है। समन्स केस वो होते हैं जिन अपराधों की सजा लेस देन 2 ईयर्स है। वारंट केस वो होते हैं, वारंट केस, वारंट का मतलब क्या होता है, वारंट मतलब जब पुलिस वाला आपको पकड़ने आएगा ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट,
तो इसमें 2 साल से ज़्यादा की सज़ा है। तो वारंट केस वो केसेस होंगे जिनमें अपराध में कितने साल की सज़ा है, मिनिमम 2 years एंड मोर देन दैट। समन्स केस कौन से होंगे, जिनमें अपराध की जो सज़ा है, मैक्सिमम सज़ा है वो 2 साल है या उससे कम है। ठीक है, तो ये कैटेगरी हैं, 3 कैटेगरी जिनमें पूरे अपने जो ऑफेंसेस हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक बार आपको ये समझने के लिए कि कौन से अपराध बेलेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं, कॉग्निजेबल हैं, नॉन कॉग्निजेबल हैं, आप एक बार शेड्यूल में गो थ्रू कर लीजिएगा। आप ये पाएंगे कि सज़ा से कोई लेना देना नहीं है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल होने का, वैसे ही सज़ा से कोई लेना देना नहीं है बेलेबल नॉन बेलेबल होने का। अमूमन पर यह है कि जो ग्रेव ऑफेंसेस होते हैं, जो जघन्य अपराध होते हैं, जो थोड़े सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, वो कॉग्निजेबल भी होते हैं और नॉन बेलेबल भी होते हैं। और जो थोड़े से लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, जो हल्के ऑफेंसेस होते हैं, वो नॉन कॉग्निजेबल भी रहते हैं और बेलेबल भी रहते हैं, है ना। नॉन बेलेबल का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि आपको बेल मिलेगी ही नहीं। नॉन बेलेबल का सिर्फ इतना मतलब है कि इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट वेदर टू गिव यू बेल और नॉट टू गिव यू बेल। कोर्ट को अगर आप सेटिस्फाई कर दोगे कि आप फ्लाइट रिस्क नहीं है, आप जो विटनेसेस हैं उन्हें आप इंड्यूस नहीं करेंगे, थ्रेट नहीं करेंगे, आप एविडेंसेस से टेम्पर नहीं करेंगे, तो आपको अरेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बेल पे छोड़ दिया जाएगा, है ना, डिस्पाइट ऑफेंस बीइंग नॉन बेलेबल। पर वहाँ पे कोर्ट चेक करेगा कि आपको बेल देनी है या नहीं देनी है। अगर बेलेबल ऑफेंस में है तो एज अ मैटर ऑफ राइट आप बेल क्लेम कर सकते हैं अगर आप फर्निश कर देते हैं बेल। बेल फर्निश का होता है, वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। मैं आपकी हाइलाइटिंग भी इंडेक्स की करा दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत देना, बस थोड़ा मुझे समय दो, क्योंकि पहले मैं चाहता हूँ आपको एक बार पूरे इंडेक्स से ओवरव्यू में दे दूँ, उसके बाद फिर अपन एक एक चलेंगे एक एक चैप्टर में, और एक एक चैप्टर को मैं समझाता जाऊँगा, उसकी इंडेक्सिंग मैं आपको बताता जाऊँगा, है ना। अब देखिए, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, ये आ गया आपका सबसे पहला अरेस्ट का प्रोसीजर। तो 35 जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की। कब अरेस्ट करेगा, हमेशा विदाउट वारंट। कब अरेस्ट पुलिस वाले कर सकते हैं, तो हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। वारंट क्या होता है, देखो, एक समन होता है, एक वारंट होता है। समन इज बेसिकली अ लेटर टू यू बाय द कोर्ट। एक लेटर भेजता है कोर्ट आपको कि आपको इस तारीख को कोर्ट में आना है, ये हो गया समन, नॉर्मल, एक लेटर भेज दिया मैंने। वारंट क्या होता है, वारंट में जो कोर्ट लेटर भेजती है वो भेजती है पुलिस वाले को। पुलिस वाले से कहती है कि इस आदमी को आप अरेस्ट कीजिए और मेरे सामने प्रस्तुत करिए, ठीक है। ये थोड़ा सा सीरियस नेचर हो जाता है इसका। अब पुलिस विदाउट वारंट कब अरेस्ट कर सकती है, पुलिस अरेस्ट तो कर ही रही है, पर उसमें भी कोर्ट की कोई सहायता नहीं ले रही, कोर्ट का कोई डायरेक्शन नहीं है। जब उसे लग रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तब वो आपको बिना कोर्ट की परमिशन लिए, बिना कोर्ट के आदेश आए, वो आपको अरेस्ट कर सकता है। प्रोसीजर और ड्यूटीज़ की बात करी गई है। 36 भी इंपॉर्टेंट है। डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, ये इंपॉर्टेंट नया जोड़ा गया है, न्यूली इंसर्टेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान देना 37 को। अब राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस, ये और इसके बाद के जो प्रोविजंस हैं वो राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स की बात कर रहे हैं, जो कि 2 जजमेंट से आए, एक जोगेंद्र कुमार का जजमेंट है, एक डी के बसु का जजमेंट है, वहीं से ये सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं। फिर अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, ये जरूरी है, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अरेस्ट हाउ मेड, इसमें पूरी प्रक्रिया समझाई है कि आपको अरेस्ट अल्टीमेटली करना कैसे है ना। ये देखिए, अब यहाँ पे फिर से राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन की बात करी गई है। नो अननेसेसरी निस्टेन, सेक्शन नंबर 46 में। 47 में दिया है, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल। ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट टू रिलेटिव और फ्रेंड। सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। ये जो सारी चीज़ें हैं, दीज ऑल आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू संहिता।
फिर उसके बाद ये जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 58, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 24 घंटे से ज़्यादा आप किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करे बिना अरेस्ट पे नहीं रख सकते। यू नीड टू प्रोड्यूस हिम विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर ट्रैवलिंग। तो 58 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब देखिए ये जो तीन चीज़ें हैं 51 से लेके 53, ऑल दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो 53 है वो बात कर रहा है राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन की, कि वो खुद कहेगा कि मेरा मेडिकल करवा दो, ताकि उसे मारे पीटे ना पुलिस। मारपीट करेगी तो मेडिकल में वो सारे एविडेंसेस आ जाएंगे, है ना। बाकी जो दो हैं वो पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर हैं कि वो किसी का भी मेडिकल करवा सकता है अगर उन्हें लग रहा है कि इससे आपके अपराध में शामिल होने के तथ्य हमें मिल जाएंगे, राइट। तो इसके बाद फिर अपन बात करते हैं प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंसेस। अब प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंसेस में अभी अपन ने अरेस्ट पढ़ लिया। अब प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस में क्या हो रहा है? प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस में कोर्ट किसी एक व्यक्ति विशेष को कोर्ट में बुलाना चाहती है। जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो चाहते हैं कि अपराध हुआ है या कोई भी वजह है, मुझे कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति इस अपराध के संबंध में कोर्ट में चाहिए, चाहे उसकी गवाही के लिए चाहे किसी और वजह से लिए। तो कोर्ट किसी भी व्यक्ति को कैसे बुलाएगी? देखिए ये आपकी कोर्ट है, राइट। इसकी टेरिटरी में ये मान लीजिए एक पुलिस थाना है, पुलिस स्टेशन नंबर 1, ये एक पुलिस थाना है, ठीक है। ये हो गई कोर्ट। ठीक है। इस पुलिस थाने में एक व्यक्ति था जिसने मर्डर कमिट किया या फिर कोई भी अपराध, मान लीजिए थेफ्ट किया, थेफ्ट इसने कमिट कर दिया, इसने चोरी करी। अब पुलिस, इसने पूरी चार्जशीट बनाई, पुलिस वालों ने चार्जशीट बना के थाने में सबमिट कर दी, जो भी प्रोसेस हुई वो हुई। पुलिस कोर्ट अब चाह रही है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को मैं कोर्ट में बुलाऊं। अब कोर्ट के पास क्या तरीका है? या तो फिर वो डायरेक्टली एक लेटर दे देगा इन्हें कि आप आइए कोर्ट के समक्ष और आप अपनी सफाई पेश करिए, या फिर कोर्ट क्या करेगा, पुलिस वाले से बोलेगा कि इसे पकड़ के ले आओ। पुलिस वाले को इसके लिए वो एक लेटर देगा, इसे अपन कहेंगे वारंट। अगर डायरेक्टली वो लेटर इस इंसान को दे रहा है तो इसे क्या देंगे अपन? समन्स। ठीक है। ये जो वारंट है पुलिस वाले के पास जाएगा, पुलिस वाला उसे एक्सिक्यूट करेगा, इस आदमी को गिरफ्तार करके कोर्ट के पास ले जाते हुए। ठीक है। ये पूरी समन और वारंट की प्रक्रिया हो गई। यानी कोर्ट के पास दो तरीके हो गए किसी एक व्यक्ति को कोर्ट तक लाने के लिए। पहला वो डायरेक्ट लेटर दे दे जिसे समन्स कहते हैं, दूसरा वो पुलिस वाले के थ्रू बुला ले उसे अरेस्ट करवा के, इसे अपन वारंट कहते हैं। ठीक है। तो अब अपन टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। कंपेल अपीयरेंस, अपीयरेंस किसकी हो रही है यहाँ पे? किसी भी व्यक्ति की हो रही है, चाहे वो अक्यूज हो चाहे वो विटनेस हो, किसी को भी कोर्ट को बुलाना है कोर्ट के सामने। तो उसकी कुछ प्रक्रिया है, प्रोसेसेस। अब ये जो प्रोसेसेस वर्ड है, प्रोसेसेस का मतलब ही होता है समन या वारंट। प्रोसेसेस का मतलब होता है कि जैसे आप 204 पहले वाला पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है इशू ऑफ प्रोसेसेस, इशू ऑफ प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या होता है? तरीका होता है कि किस तरीके से आप सामने वाले को बुला रहे हो। तो यहाँ पे प्रोसेसेस में क्या है? एक तो समन हो गया, एक वारंट हो गया। पहले अपन समन की बात कर रहे हैं। समन जैसे कि मैंने बताया था कि 2 साल या उससे कम का आपने अपराध किया है, तब आप कोर्ट के पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो समन इशू कर सकते हैं, वारंट इशू नहीं कर सकते। तो पहले फॉर्म ऑफ समन्स की बात करी गई है ना, समन्स हाउस सर्व्ड की बात करी गई है। अब ये सारे हेडर बेस्ड सवाल हैं जो आपके आ सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉडी को समन आप कैसे सर्व करोगे? जब समन सर्व किया और वो फाउंड नहीं किया गया है तब क्या प्रक्रिया होगी, है ना। सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए अलग सेक्शन बनाया गया है 68। ये सभी इंपॉर्टेंट है, पर ये सब आपको बाय हार्ट कुछ नहीं करना, बस आपको समझना है। सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट्स, है ना। फिर अब देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेसेस। अभी तक जो भी बात कर रहे थे वो अक्यूज के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे, लास्ट में ये 71 में बात कर रहे हैं सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेसेस। अगली प्रक्रिया हो गई वारंट ऑफ अरेस्ट। अब वारंट कैसे होता है? वारंट असेंशियली ये होता है कि आपने समन सर्व करे, समन सर्व करने के बाद
ये तो हो गई समन्स की बात। मान लीजिए वारंट केस है, वारंट केस यानी 2 साल से ऊपर के केसेस, तो वहाँ पे मैं पुलिस वाले को बोलूँगा, मे बीइंग द कोर्ट या जज, आई एम स्टेटिंग टू अ पुलिस ऑफिसर, यू प्लीज़ गो एंड अरेस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो पुलिस ऐसे नहीं किसी को भी ऐसे धर पकड़ कर लेगी। पुलिस के पास क्या रहेगा, एक लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट रहेगा, दैट इज द लेटर बाय द कोर्ट ऑथराइजिंग हिम, यानी पुलिस वाला, टू अरेस्ट एनी पर्सन। अब वो जिस पर्सन का नाम होगा उसमें, उसके पास वो जाएगा, उसे बताएगा देखिए मेरे पास आपके द्वारा कोर्ट से मेरे पास परमिशन है कि आई कैन अरेस्ट यू एंड प्रोड्यूस यू बिफोर द कोर्ट। These are the reasons why I am arresting you. These are the things that are stated in the warrant. Because of these reasons I am arresting you and I am taking you before the court. ये हो गया वारंट। तो पहले सर्विस ऑफ समन्स हो गया, थोड़ा सा लाइटर चीज। अब हार्श चीज पे आ गया अपन वारंट, यानी सीधा इसमें अरेस्ट हो रहा है। मैं आपको डायरेक्टली नहीं बुला रहा, मैं पुलिस वाले के थ्रू बुला रहा हूँ। तो इसमें भी देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो फॉर्म ऑफ वारंट जरूरी हो गया, वारंट टू होम डायरेक्टेड जरूरी हो गया, वारंट टू बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। फिर नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट 77 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 78 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पर्सन अरेस्टेड टू ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। अब ये जो डिले लिखा है ना, इसके बगल में आप लिख सकते हैं 24 आवर्स, 24 घंटे के भीतर आपको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। कोर्ट ने आपको परमिशन दी कि आप किसी एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लो, आपने अरेस्ट कर लिया, अब आपके ऊपर लायबिलिटी बन गई कि उसे 24 घंटे के भीतर कोर्ट के सामने आप पेश करिए। ठीक है, ये बात 78 में दी गई है। वेयर वारंट कैन बी एक्सिक्यूटेड एनी वेयर इन इंडिया। कहाँ एक्सिक्यूट हो सकता है? एनी वेयर इन इंडिया, कहीं भी आप एक्सिक्यूट कर सकते हो। फिर उसके बाद इसमें आउटसाइड जुरिस्डिक्शन वाला एक क्लॉज इंपॉर्टेंट हो गया 81। उसके बाद अपन आ गए प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट पे। प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट क्या होता है? प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट बेसिकली एक कंडीशन होती है जहाँ पे आपने वारंट इशू कर दिए, वारंट इशू करने के बाद भी सामने वाला व्यक्ति उपस्थित नहीं हो रहा, वो एब्सकॉन्ड कर गया, भाग गया। अब कोर्ट क्या करे? अब कोर्ट उसे कैसे बुलाए? तो कोर्ट क्या करेगा? एक प्रोक्लेमेशन इशू करवा देगा। प्रोक्लेमेशन यानी कि बेसिकली एक तरीके का ढोल नगाड़े बजवा दिए, लोगों को सूचित कर दिया कि ये व्यक्ति फरार हो गया है। उस फरार व्यक्ति को हम सूचित करते हैं कि आप 30 दिन के भीतर कोर्ट में उपस्थित हों, अन्यथा आपको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाएगा। अगर आप फिर भी नहीं आते तो आपको 7 साल की सज़ा दी जाएगी, क्योंकि आप जस्टिस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पहले समन आया, फिर वारंट आया, फिर उसका हार्शर फॉर्म आ गया प्रोक्लेमेशन। आपने समन वारंट को फॉलो नहीं किया, आपने ओबे नहीं किया, तो अब कोर्ट क्या कर रही है? पब्लिकली डिक्लेयर करवाने लगी। पहले पुलिस वाले को बता रही थी, अब आम जनता को बताने लग गई कि देखिए ये गुनहगार है, ये भाग गया है जस्टिस से, इसे आप पकड़ के प्लीज़ लाइए। तो इसे प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट के थ्रू लाया जाता है। प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, इसमें 84 सब क्लॉज 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 10 साल से जितने भी ऊपर के अपराध हैं उसमें आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बनते हैं अंडर सेक्शन 84 सब क्लॉज 4। तो इसको याद रखना, इससे पक्का क्वेश्चन आएंगे। अटैचमेंट भी ज़रूरी है, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट जरूरी है, और यहाँ पे अपील जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस, तो इसमें ये बस इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन नंबर 90, इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन्स। समन्स केस में भी वारंट इशू करने की ताकत सेक्शन 90 आपको देता है। अब अपन ने इतने चैप्टर पढ़ लिए, अपन ने प्रोसेस भी समझ ली कि किस तरीके से प्रोसेस इशू करवा सकते हैं, किस तरीके से अपन इंसानों को बुला सकते हैं, कौन कौन से वो तरीके हैं जहाँ से इंसानों को कोर्ट में बुलाने के लिए कंपेल किया जा सकता है। अब अपन ने इंसानों को बुला लिया, पर इंसानों के अलावा कई बार डॉक्यूमेंट भी रहते हैं उन इंसानों के पास, कई बार मटेरियल ऑब्जेक्ट भी रहते हैं इंसानों के पास, वो भी अपन को चाहिए। तो अगले चैप्टर में एकदम बाद में, चैप्टर नंबर 8 में बात करी गई है प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है वो बुलवाना है कोर्ट में, तो सबसे पहले समन इशू करेंगे अपन 94 में। कोर्ट समन इशू कर देगी, यानी आप ही को बोल देगी कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, कृपया कर इसे कोर्ट में लाइए। अगर आप नहीं मानते हैं तो क्या करेगी कोर्ट? कोर्ट पुलिस वाले से बोलेगी कि इसके घर जाओ, घर की तलाशी लो, अगर ये सामान मिले तो उसे सीज करके मेरे पास ले आओ। इसे अपन कहते हैं सर्च वारंट। तो 94 और 96 इस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें मैं यहीं कहीं आपको नोट करवा दूं। आई नो ये बेयरक बेस्ड था, इंडेक्स बेस्ड था, मैं सिर्फ इंडेक्स का एक
ब्रेकअप आपको दे रहा था, थोड़ा सा आगे बढ़ गया हूँ इसमें, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये निकलना नहीं चाहिए। देखिए, एक तो सेक्शन नंबर 100 पक्का ही आएगा। हेबियस कॉर्पस अगर आपने सुना है तो हेबियस कॉर्पस पिटीशन अपनी क्रिमिनल लॉ में भी है, और वो कहाँ दी गई है? सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। तो ये आपकी हेबियस कॉर्पस पिटीशन हो गई, सेक्शन नंबर 100 में दी गई है सीआरपीसी की ABNSS के अंदर। और पावर टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ एबडक्टेड फीमेल्स एज इट इज हेडर, ये पूछ लेंगे कि ये हेडर कहाँ दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए 101 में दिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ें तो जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्चेस। तो जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्चेस काम का नहीं है आपका। मिसलेनियस अगर अपन देखें तो ये भी कोई काम का नहीं है। बस एक आपको एक हेडर याद रखना है, पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा प्रोड्यूस्ड। तो इम्पाउंडिंग पावर कहाँ दी गई है? 109 में दी गई है, ये आप याद रखना। और मजिस्ट्रेट खुद की प्रेजेंस में कब सर्च करवा सकता है? ये 108 में दिया है। तो ये 2 सेक्शन आपको और याद रखने हैं, ये 2 और इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है, ये पहले 106 AB 105 ABCD करके था, इसका एक सेपरेट चैप्टर था। अब इसको एक सेपरेटली ही चैप्टर हटा दिया, वो ABCD हटा दिया है और नॉर्मल सेक्शन के अंदर इसको डाल दिया गया है। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट क्या होते हैं? जो अपने मित्र देश होते हैं, जिनसे अपनी मित्रता होती है, अगर उनके क्षेत्र में कोई अपराध हुआ है, इफ एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन देयर टेरिटरी, देन वी विल हेल्प देम। अगर वो अपराधी हमारे देश में आ गया, हम उसे पकड़ लेंगे या उसकी संपत्ति को फॉरफिट करके सामने वाले को दे देंगे। सिमिलरली अगर कोई ऑफेंडर हमारे यहाँ ऑफेंस करके सामने वाले मित्र देश के पास चला गया है, तो वो भी हमारी सहायता करेंगे उसे पकड़वाने में, उससे बयान लेने में, उसका फॉरफीचर करने में, इन सब चीज़ों में। तो उससे रिलेटेड ये प्रोविजन है रेसिप्रोकल, यानी कि अगर 2 पार्टी होती, जैसी रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होती हैं, अपन ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था, वैसे ही रेसिप्रोकल अरेंजमेंट होते हैं, मित्र देशों के साथ होते हैं। ठीक है, बाकी इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 9 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, ये किस बारे में बात कर रहा है? अब अभी अपराध हुआ नहीं है, अपराध हो सकता है। ये अपराध हो चुका है और अपराध होने के बाद मैं सज़ा भी दे सका हूँ, और ये सज़ा पूरी करने के बाद दोबारा अपराध करेगा। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो सस्पेक्टेड पर्सन हैं, जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, जो हैबिचुअली क्राइम कमिट कर रहे हैं या कोई विवाद करने की स्थिति में हैं, अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या JMFC को ये पता चलता है, तो ये लोग क्या करा सकते हैं? एक बॉन्ड भरवा सकते हैं अपराध होने के पहले। तुम मेरी निगरानी में हो, मैं तुमसे बॉन्ड भरवा रहा हूँ, तुमने अगर ये बॉन्ड की शर्तें नहीं मानी या अपराध किया, तो फिर तुम्हें सज़ा दे दी जाएगी और तुम्हारा बॉन्ड फॉरफिट हो जाएगा। तो अपराध जिससे उम्मीद है कि वो अपराध कर सकता है, वो अपराध करने से पहले ही उससे चीज़ें मैं ले लूँ। ये आपके सारे प्रोविज़न यहाँ पे डाले गए हैं, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। तो 125 से लेके 129 इसके बारे में डील करता है। ये पांचों जो सेक्शन है, ये पांचों इंपॉर्टेंट है। पांचों की टाइम लिमिट भी पूछ सकता है, अथॉरिटी भी पूछ सकता है, या पांचों के सेक्शन बेस्ड भी पूछ सकता है। दीज आर इम्पॉर्टेंट, इन्हें आप ध्यान रखना। ठीक है, फिर आ जाता है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप देख रहे होंगे कि सर इसका हायरार्की से तो कोई लेना देना नहीं है। आपने इंडेक्स पढ़ाया था ये कह के कि इसमें हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कौन सा सेक्शन कहाँ डाल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ही मुझे बताइए ना, अरेस्ट कहाँ डाल सकते थे? अरेस्ट कहीं भी डाल सकते थे, पर क्योंकि पुलिस वालों को वो एक डायरेक्शन दी गई है, इसलिए शुरुआत में अरेस्ट डाल दिया। उसका कुछ लेना देना नहीं था, उसे इन्वेस्टिगेशन के बाद भी डाला जा सकता था, पर ये पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया अभी के अभी शुरुआत में ही कि देखो अरेस्ट तो कर लो तुम, पर तुम्हारे ऊपर ये ऑब्लिगेशंस हैं, तो अरेस्ट इसलिए वहाँ डाल दिया। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट कहाँ डाल दी? इसलिए वो वहीं डाल दिया। प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ थिंग्स या फिर ह्यूमन बींग्स, ये आपके इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर या अन्य चैप्टर से पहले होना था, क्योंकि अल्टीमेटली फिर आप कॉल करोगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको यहाँ डाला गया। फिर उसके बाद प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस कह लो, या फिर ये पहले से अपराध होने से पहले की जो प्रक्रिया कर लो, उसे तो आप पहले ही डालोगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 13, जब तक वो शुरू होगा तब तक अपराध हो चुका होगा, अभी अपराध हुआ नहीं है, इसलिए ये सारे प्रोविज़न यहाँ पे डाल दिए। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस, ये सारे प्रोविज़न यहाँ डाल दिए। ये जो चैप्टर है
ये है मिसलेनियस चैप्टर। मिसलेनियस यानी इसे चाहते तो सबसे लास्ट में रख सकते थे, पर इसे भी यहीं डाल दिया, है ना। तो ये वाले चैप्टर्स जो कहीं भी नहीं बन रहे थे, शुरुआत के अपने जो चैप्टर्स है 5 से लेके 11 तक, उनमें इन सब चीज़ों को एडजस्ट कर दिया गया ताकि बाकी हमारा जो बेयर एक्ट है वो सिस्टमैटिक हो जाए, ठीक है। ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, तो इसमें जो सेक्शन नंबर 125 की पिटीशन आप हर जगह फैमिली कोर्ट में देखते होंगे, वो अब सेक्शन नंबर 144 बन चुका है। तो अब जो 125 की मेंटेनेंस की पिटीशंस थी वो अब 144 में जाएंगी, और ये पिटीशन इसके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी एज इट इज़ है, कोई चेंजेस नहीं करेगा। 144, 5, 6, 7। अब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी की बात करें, अब ये आ गए अपन चैप्टर नंबर 11 पे। दिस इज रिलेटिवली इंपॉर्टेंट। अपन जानते हैं कि अनलॉफुल असेंबलीज वाला जो चैप्टर है, अनलॉफुल असेंबलीज को डिस्पर्स करने का भी एक तरीका होता है, एक अथॉरिटीज़ होती हैं, वो सारी अथॉरिटीज़ अपने प्रोसीजर लॉ में यहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है। किस किस के पास पावर है, कौन सा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कब वो पावर इशू कर सकता है, आर्मी ऑफिशियल्स कब खुद से एक्ट कर सकते हैं, कब उन्हें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का डायरेक्शन लेना पड़ेगा, ये सारी बातें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। पब्लिक न्यूसेंस की बात करें तो जो अपना सेक्शन नंबर 133 था पहले सीआरपीसी का, वो अब हो गया 152। बेसिकली ये सेक्शन ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास सड़क के किनारे आपने कुआं खोद के रखा है, या फिर आपके घर गिरने वाला है, जर्जर स्थिति में है, या फिर आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं पब्लिक वे को, या फिर आप बहुत फेरोशियस डॉग पाले हुए हैं, या फिर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं रेसिडेंशियल कॉलोनी में जिससे बहुत ज़्यादा न्यूसेंस हो रही है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेगा, आपको एक ऑर्डर इशू कर देगा कि भैया आप ये काम बंद कर दीजिए। तो ये हो गया 133, जो कि अब हो गया 152, ठीक है। पब्लिक न्यूसेंस को रोकने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की पावर के बारे में बात की गई है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो सी दिया है, अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस एंड एप्रीहेंडेड डेंजर, सेक्शन नंबर 163। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहले था सेक्शन नंबर 144 ऑफ द सीआरपीसी। इसी में मजिस्ट्रेट क्या करता है, राइट, एफरे, दंगा फसाद कुछ भी हो रहा हो, कोई भी डिस्टर्बेंस पब्लिक हो रहा है, पब्लिक पीस को हैम्पर करने की कोशिश की जा रही हो, तो वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो खुद से ऑर्डर पास कर देंगे कि अब ये सेक्शन फोर्स में आ गया है, सेक्शन नंबर 163, और जो भी मैं डायरेक्शंस दे रहा हूँ वो सब आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप फॉलो नहीं करोगे देन यू आर लायबल टू पनिशमेंट एंड अरेस्ट। तो यहाँ पे ये वाला पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस एंड एप्रीहेंडेड डेंजर, राइट आइट की जब स्थिति बनने लगे। इसके अलावा 164 भी जरूरी है और 166 भी जरूरी है, तो ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं अपन चैप्टर 12 पे। ये एक पहले चैप्टर है, अपराध के होने के एक पहला वाला चैप्टर है। इसमें ये कह रहे हैं बेसिकली पुलिस वालों से, सीआरपीसी, बीएनएसएस, कि आप अगर आपको लग रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है तो आप उसे रोकिए। अगर आपको इसके लिए किसी को अरेस्ट करना पड़े तो आप अरेस्ट भी कीजिए। अल्टीमेटली आप पब्लिक कॉग्निजेबल ऑफेंस होने ना दें, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज ना होने दें, और आमजन से भी कह रही है सीपीसी, बीएनएसएस अपील कर रही है कि आपको डायरेक्शंस ऑफ द पुलिस को ओबे करने की ज़रूरत है। 172 न्यूली इंसर्टेड है, पहले नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, अच्छा प्रोविजन है। पर्सन बाउंड टू कन्फर्म टू द लॉफुल डायरेक्शंस ऑफ द पुलिस। अगर पुलिस वाले आपसे कह रहे हैं यहाँ से जाइए, ऐसा मत कीजिए, तो आप वो बात मानिए, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन चैप्टर नंबर 13 पे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑल बीएनएसएस। ये आपको अगर समझ में आ गया तो आपको मेजॉरिटी सीआरपीसी समझ में आ जाएगी। ये चैप्टर है इन्वेस्टिगेशन का भी चैप्टर अपन इसे कहते हैं, एफआईआर का भी चैप्टर अपन इसे कहते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो इसके एक एक टाइटल को अपन डिस्कस कर लेते हैं। अगर वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए तो आई डोंट थिंक इट वुड मैटर, क्योंकि व्यूअरशिप तो उतनी वैसे भी नहीं आ रही। 45 मिनट्स का ऑलरेडी चैप्टर ये हो चुका है आपका वीडियो, है ना। चलिए इसे ख़त्म कर लेते हैं, फिर आगे का सेशन अपन बाद में डिस्कस करेंगे। इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, इसको अपन कहते हैं एफआईआर का प्रोविजन, सेक्शन नंबर 153। इसी में एफआईआर आपकी लॉज होती है, ठीक है। पहले ये क्या चैप्टर था, 154 का चैप्टर, 154 सेक्शन नंबर था, अब ये क्या है 173।
तो एफआईआर का प्रोविजन क्या है 173 इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। कॉग्निजेबल केसेस आपको कैसे पता चलेगा कोई एक अपराध कॉग्निजेबल है या नहीं है, आपको शेड्यूल चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस, ठीक है। अब ये कॉग्निजेबल केसेस के बारे में बात कर रहा है, ये एनसीआर के बारे में बात कर रहा है, नॉन कॉग्निजेबल केसेस के बारे में बात कर रहा है। नॉन कॉग्निजेबल केसेस कौन से होते हैं? जहां पर पुलिस के पास पावर नहीं है इन्वेस्टिगेट करने की विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, ठीक है। फिर पुलिस ओवर पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की पुलिस की पावर टू इन्वेस्टिगेट, यानी 156 जो था पहले सीआरपीसी का, वो अब बन गया 175, तो वो पावर के बारे में बात कर रहे हैं। 176 प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, अब ये 157 था पहले, ये 176 बन गया। रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, अब ये जो रिपोर्ट है ना 177 की रिपोर्ट, उसे अपन कहते हैं अकरेंस रिपोर्ट। वो अकरेंस रिपोर्ट का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। जैसे ही एफआईआर कटती है ना, एफआईआर कटने के बाद उसकी 4 कॉपीज निकलती हैं। तो एक तो पुलिस वाले अपने थाने में रख लेते थे, एक चली जाती है तुरंत की तुरंत। अब यहाँ पे हालांकि फोर्टनाइट का प्रोविजन बना दिया इनने, जिनकी उन्हें इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है, पर क्या होता है कि तुरंत के तुरंत उस एफआईआर की कॉपी मजिस्ट्रेट के पास जाती है। मजिस्ट्रेट के पास वो कॉपी क्यों जा रही है? ताकि मजिस्ट्रेट लूप में बना रहे कि मेरे क्षेत्राधिकार में, मेरे टेरिटोरियल एरिया में इतने कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आज हुए हैं, उनका नेचर ये है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ये कह रही है। अब वो पुलिस ऑफिसर पे एक तरीके से देख सकती है, नज़र बनाए रख सकती है, सुपरवाइज कर सकती है कि आप इसे बंद कर रहे हो केस को तो क्यों कर रहे हो। उनके इन्वेस्टिगेशन के तरीके में हस्तक्षेप नहीं करेगी, पर वो कहेगी कि सर इतना गंभीर अपराध आया था, आपने क्या किया इससे रिलेटेड, आप क्लोजर रिपोर्ट क्यों लगा रहे हैं। तो शुरुआत से ही वो लूप में बना रहे एक क्राइम के, इसलिए ये रिपोर्ट सबमिट की जाती है। रिपोर्ट हाउस सबमिटेड। तो 177 किस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा है? अकरेंस रिपोर्ट। अकरेंस रिपोर्ट क्या है? इट इज नथिंग बट अ कॉपी ऑफ द एफआईआर प्लस द स्टेटमेंट फ्रॉम द पुलिस कि मैं इस एफआईआर के संबंध में क्या कर रहा हूँ, मैं जांच कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। इन दोनों को अगर मिला देंगे तो उसे अपन अकरेंस रिपोर्ट कहते हैं। अब पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकरेंस रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट खुद यहाँ पे खुद से भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। पुलिस तो कर ही सकती है, मजिस्ट्रेट खुद भी कर सकता है। अब देखिए, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी थी, एफआईआर लॉन्च हो गई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद मैंने मजिस्ट्रेट को भी सूचित कर दिया कि देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से रिलेटेड ये एफआईआर हमारे थाने में आई है। उसके बाद अब पुलिस अन्वेषण करना शुरू कर रही है, इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करिए। तो पुलिस सबसे पहले क्या करेगी? लोगों को बुलाएगी कि तुम्हें अपराध के बारे में पता है, तुम्हें अपराध के बारे में पता है, तुम मौके पे मौजूद थे, तुम एक काम करो, पुलिस थाने में आओ और अपना स्टेटमेंट दर्ज कराओ। पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, जो भी पुलिस को लग रहा है कि ये विटनेस जो है इसने कहीं ना कहीं हमारा अपराध देखा है, तो वो वहाँ पे आके इसने ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साक्षी है अपराध का, तो उसे पुलिस क्या कर सकती है? अपने कोर्ट परिसर में पुलिस अपने पुलिस स्टेशन में बुला के उसके बयान दर्ज करवा सकती है। तो पुलिस ऑर्डर भेजेगी, रिटर्न ऑर्डर, कि आपको सूचित किया जाता है कि आप कृपया कर पुलिस थाने में आइए और अपना बयान दर्ज करवाइए। अगला क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। अब एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस, इसका मतलब क्या है कि किसी एक विटनेस का एग्जामिनेशन पुलिस फिर कर रही है। अब मैंने बुला लिया थाने में, या अदरवाइज तो मुझे कहीं मिल गए, तो मैं अब आपका एग्जामिनेशन कर रहा हूँ। तो एग्जामिनेशन यहाँ पे हो रहा है 180 में। विटनेस से पुलिस पूछताछ कर रही है, वो किस सेक्शन में कर रही है? इसी में कर रही है। स्टेटमेंट टू पुलिस एंड यूज देयर ऑफ। अब आपने सुना होगा कि पुलिस वालों के सामने आप कुछ भी कह दो, उसका कोई इस्तेमाल तो है नहीं है, पर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शन से यहाँ पे बात की गई है कि आप पुलिस वाले के सामने आप बयान देते हो कि सर मैंने किसी का मर्डर किया, तो क्या उस बेसिस पे आपको सज़ा हो जाएगी? नहीं होगी। जब तक आप कोर्ट में जाके यही बात नहीं दोहराते या पुलिस अन्य साक्ष्यों के द्वारा ये प्रूव नहीं कर देती कि आपने मर्डर किया, आपको सज़ा नहीं होगी। तो पुलिस के सामने आप कुछ कहते हैं तो उसका इस्तेमाल किस हद तक किया जाता है, कहाँ तक किया जाता है, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, ये अपना सेक्शन 180 यूज़ करता है। स्टेटमेंट टू पुलिस एंड यूज देयर ऑफ। अब स्टेटमेंट टू पुलिस एंड यूज देयर ऑफ मतलब कि आपने पुलिस को बयान दिए और उस स्टेटमेंट का पुलिस कहाँ कहाँ यूज़ कर सकती है। न्यू इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, ये छोड़ दीजिए। रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन। कई बार यहाँ से सवाल आ चुके हैं कि कन्फेशन क्या होता है। बेसिकली मैं पूरा का पूरा गिल्ट अगर आपसे मान लूँ, आपके सामने मान लूँ,
पूरा गिल्ट। जैसे मान लीजिए मर्डर में 5 इंग्रेडिएंट हैं या मर्डर में 3 इंग्रेडिएंट हैं, थेफ्ट में 5 इंग्रेडिएंट हैं, वो पांचों के पांचों इंग्रेडिएंट में आपके सामने मान लूँ कि हाँ मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, पूरे होशोहवास में किया, इंटेंशन के साथ किया, पेट में चाकू मारा, इस इंटेंशन से मारा, हाँ मैंने मर्डर किया। अगर ऐसी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ किसके सामने, मैं पुलिस वाले के सामने नहीं, मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाके बोल रहा हूँ, तो उसे कन्फेशन कहते हैं। कन्फेशन में पूरा क्राइम मैं अपना कबूलता हूँ, उसे रिकॉर्ड किया जाता है, स्वेच्छा से होना चाहिए, और उसका जो प्रोसीजरल सेफगार्ड है वो आपका सेक्शन 183 में दिया है। पहले ये क्या था, सेक्शन 164 था, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब देखिए 184 भी इंपॉर्टेंट है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप। तो अगर कोई रेप विक्टिम आपके पास आई है तो 24 घंटे में आप उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे, डीएनए सैंपलिंग करवाएंगे, ये सारी चीज़ें आप इसकी करवा देंगे। फिर आ जाता है 185 में सर्च बाई पुलिस ऑफिसर। देखो पुलिस वाले ने सबसे पहले एफआईआर लिखी, फिर उसने लोगों को बुलाया, पूछताछ करी। अब क्या कर रहा है पुलिस वाला, सर्च कर रहा है, जगह जगह जाके रेड मार रहा है कि यहाँ से मुझे कुछ एविडेंसेस मिल जाए, यहाँ से मुझे कुछ एविडेंसेस मिल जाए। अब देखिए अपन ने पहले भी पढ़ा था कि इन्वेस्टिगेशन हो कंप्लीट या ना हो, आपने अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है तो आपको 24 घंटे के अंदर कहाँ प्रस्तुत करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट साहब के पास। अगर 24 घंटे के अंदर मान लीजिए कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब आपको कोर्ट की परमिशन नहीं चाहिए उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है, आपके पास कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया आपके पास में। अब वो कॉग्निजेबल ऑफेंस जब आपके पास हुआ, आपके साथ में हुआ, तो वहाँ पे पुलिस वाले ने पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, आपको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके थाने में लाए, थाने में फिर 24 घंटे निकल गए। अब 24 घंटे के भीतर तो मुझे मजिस्ट्रेट के पास जाना है, इसका मतलब है कि मुझे इन्वेस्टिगेशन अभी करनी पड़ेगी। मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, 24 घंटे में कौन सी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, तो पुलिस को फिर क्या करना है, पुलिस को पहले मजिस्ट्रेट के पास जाना है, उससे फर्दर ऑर्डर लेने हैं, उससे डिमांड करना है कि या फिर मुझे पुलिस कस्टडी दो या फिर मुझे जुडिशियल कस्टडी दो, वॉट एवर इट इज़। वो देने के बाद फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि सर ये आपको 187 में पूरा डिटेल में दे रखा है कि अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में नहीं हो पाई तो आप अल्टीमेटली फिर क्या करोगे, आगे से वो लोगे, परमिशन लोगे कोर्ट की, रिमांड लोगे जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी, और उसके बाद फिर आप प्रोसीड करोगे। चलिए अब काफ़ी आज के लिए हम लोगों ने काफ़ी पढ़ लिया है, आगे का हम कंटिन्यू करेंगे, इसी का सेकेंड पार्ट में कल लाऊंगा, तो इसी का सेकेंड पार्ट फिर हम कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल प्रोसीड विद दिस सब्जेक्ट। आई होप दिस वाज इन्फॉर्मेटिव टू यू। जाने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं अपने कोर्स से रिलेटेड। देखिए हमारा चैनल का हैंडल यही है, देवाशीष लॉ क्लासेस DLC फॉर AIB, यहाँ पे सारे वीडियोस हमारे अवेलेबल हैं। उसके अलावा अगर आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो देवाशीष लॉ क्लासेस का ये हमारा टेलीग्राम हैंडल है, यहाँ पे जाएं, आप मेंबर्स बने। यहाँ पे जब आप इसकी मीडिया लिंक में जाएंगे, फाइल्स में आप जाएंगे, फाइल्स में आपको हमारा जितना भी फ्री कंटेंट है वो फ्रीली अवेलेबल है, यहाँ पे अपलोडेड है, तो आप अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे। हमारा जो कोर्स है बैच, आप जैसे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, उसमें एडमिशन्स अभी ओपन है, आप चाहें तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। प्राइसिंग मैं आपको बता दूं कि 1000 रुपये में मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा और मटेरियल दूंगा। अगर आप 300 रुपये और देते हैं तो आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्वालिटी मॉक टेस्ट। अगर आप कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो 1300 रुपये इसकी प्राइसिंग है। अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट लेते हैं 10 मॉक टेस्ट तो 500 रुपये का हमारा मॉक टेस्ट का सेट है। नीचे दिए गए नंबर पर बस आपको करना ये है कि हमें कॉल करना है, क्योंकि अब 55 डेज़ आपके रह गए हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे अवेलेबल हैं हमारी ऐप पे, तो आपको रिकॉर्डिंग भी हम प्रोवाइड करेंगे अगर आपको रिकॉर्डिंग अटेंड करनी है तो। बाकी दिस इज़ वन ऑफ द वे इन विच यू कैन क्रैक दिस एग्जाम इन वन गो, दैट इज़ आवर प्लेटफॉर्म्स डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट टूवर्ड्स यू। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस। जितना आप हमें प्रमोट कर सके आप हमें प्रमोट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।